चलिए बेटा रिलेटिव मोशन के एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा और देखते हैं। हालांकि हम रिलेटिव मोशन के एग्जाम्पल्स में कर क्या रहे हैं, आपको आइडिया है इस बात का कि जो भी ऑब्जर्वर होता है उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को हम बाकी सब में उल्टा करके जोड़ देते हैं, और यही हमारी मैथमेटिक्स कहती भी है। और उस समय बड़े आराम से मोशन की फील आ जाती है कि मोशन एग्जैक्टली कैसे उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो चलिए करते हैं, कुछ एक दो सवाल और हैं, बेटा उनको निपटाते हैं। सुनिए बेटा, ये ग्राउंड से किसी हाइट पर बड़ा दो बॉल्स हैं, एक बड़ा बॉल ये रही, इसको मैं ए कह रहा हूं। बॉल ए जो है बड़ा उसको हमने हॉरिजॉन्टल से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है एंगल 37 में। हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड से अपने बॉल को फेंक दिए। फेयर इनफ। ऐसे बेटा इसके पास एक बॉल और है, इसके बिल्कुल नजदीक में दूसरी बॉल और है, इसको मैं बॉल बी कह रहा हूं। बॉल बी को हम लोगों ने सामने की तरफ फेंक दिया, ऐसे सामने की तरफ फेंक दिया अपन लोगों ने ऐसे, और सामने की तरफ इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो 4 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों ही बॉल्स का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा होगा हमें एग्जैक्टली आइडिया है। ए जो है इट्स प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 2 बेटा यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। बी जो है उसका मोशन बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ग्राउंड से देखने पर चाहे आपकी बॉल ए हो चाहे बॉल बी हो, दोनों का मोशन पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स ही है। लेकिन फिलहाल हमें एक बार के लिए इंटरेस्ट जो है वो रिलेटिव मोशन में है कि ए से देखने पर बी कैसा नजर आ रहा है और बी के देखने से ए कैसा नजर आ रहा है। तो आई जस्ट वांट कि स्टडी मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बेटा ए का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जज नहीं करना है, ए का मोशन आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जज करना आता है। आपको बेटा ए का मोशन जज करना है बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में जज करना है। तो वो देखिए बेटा, चलो देखते हैं बेटा। पहले ए को ढंग से देखो। ए जो है उसके पास बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, इस तरफ है 10 cos 37 बेटा कितनी आ गई 8 मीटर्स पर सेकेंड, इस तरफ है 10 का sin 37 दैट इज 6 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जानते हो आप उसका नीचे की तरफ आएगा g। ये तो a है। रही बात b की, बेटा b जो है उसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ एंड दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। हमें ए का मोशन जज करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा बी के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं बी के रेस्पेक्ट में करते हैं। जैसे हमने कहा कि बेटा बी के रेस्पेक्ट में मोशन जज करना चाहते हैं, तो एक बात तो तय हो गई है कि बी तो आ गया रेस्ट पे, बी तो आ गया रेस्ट पे, और बी के रेस्पेक्ट में ए को देखते हैं। बेटा जी बी के रेस्पेक्ट में देखने की हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत ये है कि बी के एक्सेलरेशन को और बी की वेलोसिटी को हम बाकी सब में उल्टा करके जोड़ते हैं। बी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, मैंने उसे उल्टा करके जोड़ा तो g ऊपर g नीचे बेटा क्या हो गया 0। इट मींस दैट एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b आ गया 0। फेयर इनफ। इसी तरह से b की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, उल्टा करके जोड़ा तो 8 आगे 4 पीछे, बेटा इसके a के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है 4, ऊपर की तरफ तो बेटा 6 थी ही पहले से ही। तो ए के पास जो वेलोसिटी आई है बड़ा वो इस तरह से आई है, 6 इस तरफ और 4 इस तरफ। कुल मिलाकर बड़ा नेट वेलोसिटी आ गई है ये। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड दैट इज रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर बेटा कितना 16, 36 एंड 16 52, तो मेरे पास आ गया रूट ऑफ 52। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी के देखने पर हमें ऐसा लगता है कि ए जो है वो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। और मजे की बात यह है
कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो जीरो था, बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन जीरो है, बी के रेस्पेक्ट में इसका मतलब ए की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विल बी ऑलवेज √52 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इट ऑब्वियसली मींस दैट कि पार्टिकल जो होगा वो इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और किसी भी टाइम पर बड़ा मान लेते हैं कि ए जो है वो यहां पहुंच जाएगा, वेलोसिटी इसके पास अब भी बड़ा √52 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखी है, बी के रेस्पेक्ट में लिखी है। और आप कह सकते हो कि ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के लोग जाया जा रहा है जाया जा रहा है। यही नहीं, बी के रेस्पेक्ट में ए का अगर तुम मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो आएगा √52 इंटू टी। किसी भी टी टाइम पर बी के रेस्पेक्ट में जो ए है बड़ा वो √52 इंटू टी चल लेगा। तो बहुत ही आसान सा बड़ा मोशन था, भले ही दोनों का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पैराबोला हो, लेकिन एक दूसरे का मोशन जो है बेटा वो एक दूसरे का मोशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है बेटा वो तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता हुआ। अच्छा रिजल्ट है बेटा। चलिए ऐसा ही बेटा एक सवाल और करते हैं, सिंपल सा ही सवाल है बेटा, आराम से इत्मीनान से करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा कहानी कुछ ऐसी है, आपके पास बड़ा इस तरह से सिचुएशन है, बड़ा सिचुएशन आराम से देखना एक बार। दिस इज y, दिस इज x, और आपके पास बेटा दो बॉल्स हैं अलग अलग, उनको बड़ा हमने साइमल्टेनियसली फेंक दिया है। कहां कहां से बड़ा फेंक रहे हैं देखना। ये बॉल A है बेटा, इस बॉल को हम लोगों ने u वेलोसिटी से फेंका है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। इसका जो मोशन है इट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा सा इसका मोशन है, ठीक है बेटा। यहां कहीं बेटा एक दूसरी बॉल है, देखना बेटा, यहां कहीं बेटा एक दूसरी बॉल है, बॉल B। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी बेटा, और बॉल B का जो कोऑर्डिनेट है वो L, H है। L, H का अर्थ तो मेरे बच्चे समझ गए होंगे ना कि बेटा ये डिस्टेंस आपके पास L है और ये हाइट आपके पास H, हाइट आपके पास H। बॉल को हम लोगों ने u वेलोसिटी से फेंका है और इसका भी बड़ा एंगल थीटा है। आप जानते हैं बेटा इसका मोशन भी काफी हद तक ऐसा होगा, ऐसा सा मोशन। ए जो है बेटा वो यूं गया है, बेटा बी जो है वो यूं गया है, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका है, एक साथ फेंका बेटा, कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है, एक साथ फेंका गया, ठीक है ना। दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। पहला सवाल, मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। दूसरा सवाल बेटा, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स ए एंड बी। बेटा बॉल्स ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो निकालना है बेटा। तीसरा सवाल, फाइंड द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। ए और बी के बीच में बड़ा मिनिमम सेपरेशन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, किस टाइम पर एग्जैक्टली ए और बी के बीच सेपरेशन सबसे कम है। तो चलिए बेटा तीनों सवाल करते हैं। थोड़ा बेटा सवाल करने के लिए जगह चाहिए होगी तो मैं मिटाऊंगा भी इनको, आप बेटा लिखना चाहो लिख लो। सबसे पहले बेटा मोशन को जज करते हैं, बाकी बातें बेटा होती रहेंगी। वेलोसिटी देखना बेटा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास कंपोनेंट आ रहा है u cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, दैट इज u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास बड़ा एक्सेलरेशन है बॉल ए के पास नीचे की तरफ g, और रही बात बड़ा बॉल बी की, तो बॉल बी के पास अगेन इस तरफ वेलोसिटी है u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में अगेन बेटा आप तो समझ ही गए हो सब कुछ, वेलोसिटी आ गई है ऊपर की तरफ u sin थीटा, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि नीचे की तरफ आ गया है g। ये थोड़ा ग्राउंड से देखने पे है सब कुछ, ये सब थोड़ा ग्राउंड से देखने पर कहानी है। हमें कहा गया है कि मोशन ऑफ b, बेटा ये a है और ये आपका b बेटा है, हमें b का मोशन जज करना है a के रेस्पेक्ट में। a के रेस्पेक्ट में अगर b का मोशन जज करना है तो ऑब्वियस बात है कि हमें ए की वेलोसिटी को और ए के एक्सेलरेशन को बाकी सब में मतलब बी के अंदर उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। अभी जोड़ते बेटा, ए तो रेस्ट पे आ गया बेटा, ए तो रेस्ट पे आ गया, ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ा, जैसे ही जोड़ा जी नीचे जी ऊपर, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बेटा कितना आ गया है 0, बिल्कुल सही बात बेटा। इस u sin थीटा को उल्टा करके जोड़ा, u sin थीटा ऊपर u sin थीटा नीचे बेटा क्या हो गया कैंसिल, u cos थीटा ऐसे, इस u cos थीटा को उल्टा करके जोड़ा तो u cos थीटा कितना हो गया 2u cos थीटा। तो कुल मिलाकर a के रेस्पेक्ट में b का मोशन कैसा होगा, मैं इसके लिए एक हल्का सा डायग्राम फिर से बना देता हूं। आपको बड़ा याद तो हो गया ना कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया है, u sin थीटा कैंसिल हो गया है, सिर्फ और सिर्फ बेटा वो u cos थीटा वाली टर्म ही बची है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अब ए के रेस्पेक्ट में अगर कहानी देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ए तो रेस्ट पे है, ए तो रेस्ट पे है और बी यहां कहीं है, और बी के पास वेलोसिटी है इस तरफ और वो है 2u cos थीटा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यही नहीं, ये हम कह चुके हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बेटा कितना आ रहा है 0, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी जी था, इसका भी जी था, बेटा एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ा, बेटा जी ऊपर जी नीचे क्या हो गया कैंसिल। और तो और बेटा ये वाली जो मेरे पास हाइट थी बेटा मेरे ख्याल से कैपिटल एच लिखी थी क्या बेटा देखना, और ये जो डिस्टेंस थी बेटा मेरे पास ये एल। अब पहला सवाल बेटा बताओ ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन कैसा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी है 2u cos थीटा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में यूं निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी। वो बेटा कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से यूं निकल जाएगी। तो ए के देखने पर ऐसा लगेगा कि जो बी है वो उसके ऊपर से ओवरहेड इस तरह से निकल रही है, यूं निकल रही है। पहला सवाल तो हो गया बेटा मोशन ए का बी के रेस्पेक्ट में या फिर बी का ए के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा सवाल बॉल्स की वजह मिनिमम सेपरेशन पूछा है बेटा, दिख रहा है आपको ए के रेस्पेक्ट में बेटा बी पहले यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। मेरे ख्याल से ये वाला सेपरेशन सबसे लीस्ट आएगा और ये हम जानते हैं बेटा कितना है h। तो आप कह सकते हो कि बॉल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन आएगा h। फेयर इनफ। कब होगा बेटा, तब होगा जब b चलते चलते यहां से यहां आएगा। अरे भाई b को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर यहां से यहां तक आना है, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है l, और वो भी कितनी स्पीड से 2u cos थीटा से। l डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 2u cos थीटा की कांस्टेंट स्पीड से, तो आपको टाइम लगेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, l अपॉन 2u cos थीटा। इतना टाइम लगेगा बॉल को बी से इस पॉइंट तक आने में। और ऑफ कोर्स बेटा जी इस टाइम पर आपका सेपरेशन मतलब आपका मतलब बेटा बॉल्स ए और बी के बीच सेपरेशन सबसे लीस्ट होगा। दिस इज द आंसर। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यार, हम बेटा काफी देर से ना अंडर ग्रेविटी में ही बेटा बॉल्स ले रखी हैं वगैरह वगैरह के, और हमने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी दो बॉल अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भले ही वो स्ट्रेट लाइन जा रही हो या पैराबोला जा रही हो, लेकिन एक बॉल से जब हम दूसरी बॉल को देख रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन के लोग जा रही है। बड़ा तीसरा या चौथा सवाल था बेटा इस तरह का ये, और हर बार बेटा जी एक बॉल से देखने पर दूसरी बॉल हमेशा स्ट्रेट लाइन आ रही थी।
ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई लॉजिक है? जरा सोचो, कोई भी बॉल बेटा आप उसको वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक दो, हॉरिजॉन्टली फेंक दो, यूं फेंक दो, या तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगी या वो पैराबोला के अलोंग जाएगी फ्रॉम ग्राउंड से देखने पर। लेकिन ऐसी कोई दो बॉल ले लो, चाहे वो दोनों बॉल स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही हो, चाहे वो दोनों बॉल पैराबोला के अलोंग जा रही हो, चाहे एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही हो, चाहे एक पैराबोला के अलोंग जा रही हो। मैंने वो करके दिखाया कि हर बार एक बॉल से देखने पर दूसरी बॉल आपको स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाती हुई नजर आ रही है। इज दिस सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों ने बात तो पकड़ ली है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है। जो बॉल्स अंडर ग्रेविटी मूव कर रही हैं उन सबका एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ जी है, सबका ही जी है भाई, चाहे वो पैराबोला के अलोंग जा रही हो चाहे स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रही हो, एक्सेलरेशन तो जी है। और अगर सबका ही एक्सेलरेशन अगर जी है, इट मींस दैट ऑल द बॉल्स which are performing under gravity motion, either it is a straight line or parabola as seen from ground, if all of them are having acceleration g downwards, then of course their relative acceleration is zero. भाई सभी बॉल का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी इसका मतलब एक बॉल के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है फिक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है फिक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, और कांस्टेंट स्पीड से अगर फिक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जा रही है तो बड़ा पक्की बात है कि ना तो वो टर्न हो सकती है ना पलट कर वापस आ सकती है। सो आप कह सकते हो कि इट विल बी समथिंग लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, वो भी विदाउट टर्निंग बैक। तो आप कह सकते हो कि अंडर ग्रेविटी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं, देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड द मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कोर्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बेटा हालांकि आप समझ गए हो बट मैं लिखा देता हूं, लिखिए बेटा, एनी टू ऑब्जेक्ट्स moving under gravity will have a relative acceleration zero and hence relative velocity will be constant, and if relative velocity is constant then their relative motion will be uniform straight line motion। भले ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बड़ा सारे के सारे पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बड़ा वो स्ट्रेट लाइन के लोग ही मूव करेंगे। अभी लास्ट वाला एग्जांपल देख लो, दोनों बॉल पैराबोला के लोग जा रही थी, लेकिन एक दूसरे को देखने पर तो कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन के लोग जा रही है। बॉल ए से बी को देख लो चाहे बी से ए को देख लो, स्ट्रेट लाइन के लोग जा रही थी। ग्राउंड से देखने पर दोनों की दोनों पैराबोला के लोग जा रही थी। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा, हो सकता है बेटा हमारे आगे जाए कभी ना कभी ये काम आए बेटा। ऐसे ही है ना, कुछ एक सवाल बेटा और भी हैं जो इस बात को डिस्कस करते हैं कि मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, वगैरह वगैरह ऐसी बातें डिस्कस करते हैं। तो मैं ऐसे एक दो सवाल आपको हल्का फुल्का फील कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होगा, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूँ, मैंने आपको बेटा पढ़ाया था ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, पैराबोला में। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के मोशन पॉसिबल है, आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 या 180 है तो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज पैराबोला। व्हेन आई से दैट कि अदरवाइज पैराबोला, आई मीन दैट कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कुछ और हुआ तो पक्की बात है कि पैराबोला मोशन होगा। शर्त पहली बेटा क्या थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीच में एंगल 0 या 180 तो स्ट्रेट लाइन, और 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल तो पक्की बात है कि पैराबोला हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, उसको हम लेके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कैसे कैसे सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं बेटा, सुनिएगा इस बात को।
मैं मतलब सारे सवाल बेटा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं एक बार सुनना मेरी बात। बेटा मान लीजिए कि मैं एक ट्रेन के अंदर बैठा हूँ और ट्रेन की जो खिड़की है वहाँ से मैंने हाथ बाहर निकाल रखा है, ठीक है। ट्रेन की वेलोसिटी है सामने की तरफ u, और आप जो हो बेटा वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सिर्फ खड़े हो। ट्रेन की वेलोसिटी है सामने की तरफ u, ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूं, मैंने अपना हाथ बाहर निकाल रखा है खिड़की से और मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने उस बॉल को रिलीज किया। उस बॉल को देखने वाले दो जने हैं, आप और मैं। आपको देखने पर बॉल कैसे नजर आएगी और मेरे को देखने पर बॉल कैसे नजर आएगी, डिस्कस करते हैं इस बात को। चलिए पहले मैं आपके रेस्पेक्ट में सोचता हूं। मेरी वेलोसिटी है सामने की तरफ u, क्योंकि बेटा ट्रेन जा रही है सामने की तरफ u वेलोसिटी से, तो मेरी वेलोसिटी भी सामने की तरफ u। मेरे हाथ से अगर कोई बॉल छूटी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो छोड़ने वाले की है, छोड़ने वाला मैं, तो मेरी वेलोसिटी u, तो बॉल की वेलोसिटी भी तो u, फिर ना। लेकिन जैसे ही बॉल मेरे हाथ से छूट गई, अब बॉल पर इकलौता फोर्स है नीचे की तरफ mg, तो उसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। आप ग्राउंड पर खड़े हो तो आपको तो लगेगा सर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g ही होना चाहिए। वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या तो ये स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, तो मेरे बच्चे बोले सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, तो सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा बल्कि पैराबोला होगा। तो जो बालक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो बोलेगा कि सर मेरे रेस्पेक्ट में बॉल का जो मोशन है वो पैराबोला है, बल्कि आप ये भी कहोगे सर इट इज समथिंग लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1, सामने तरफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नीचे तरफ g है। फेयर एनफ। उसी बॉल को मैं देख रहा हूं, मैं बेटा ट्रेन के अंदर हूं। अगर मैं, अच्छा हाँ बेटा ट्रेन की वेलोसिटी सामने तरफ u है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। मेरे रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ कोर्स जीरो। नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने ही छोड़ा है बेटा, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो आएगी। अगर नहीं समझ में आया तो बताता हूं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u, मेरी खुद की वेलोसिटी है सामने की तरफ u। मेरे रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मेरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, u आगे u पीछे, नेट क्या हो गया? जीरो। तो मेरे रेस्पेक्ट में बॉल के पास रिलेटिव वेलोसिटी है जीरो। अच्छा, अब मेरे रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है? तो बेटा मेरा खुद का तो एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रेन के अंदर बैठा हूं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, तो इस पर नीचे की तरफ इकलौता फोर्स लग रहा है, कौन सा बेटा? mg। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g आ गया तो थोड़ी देर बाद में वेलोसिटी भी नीचे की तरफ वेलोसिटी भी नीचे की तरफ आ जाएगी। भाई एक्सेलरेशन नीचे, तो थोड़े टी टाइम बाद वेलोसिटी आ जाएगी नीचे की तरफ gt। अब वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, लगातार स्पीड बढ़ेगी और मुझे ऐसा लगेगा कि बॉल का जो मोशन है वो पैराबोला नहीं है, बल्कि बेटा मोशन ऑफ बॉल इज समवॉट स्ट्रेट लाइन। तो जो इंसान गाड़ी के अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है, उसे लगेगा कि बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन है, और जो बाहर बालक बैठा है उसको लगेगा कि बॉल का मोशन पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आई होप यू गेट द सेंस कि बेटा हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। चलो एक बात और डिस्कस करते हैं बेटा, फिर से वही कहानी। मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, आप मुझे छोड़ने आए हो, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। ट्रेन के पास सामने की तरफ वेलोसिटी u है और साथ ही साथ ट्रेन के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन a है, ठीक है। मैंने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, मेरे हाथ में बॉल है, बॉल को मैंने रिलीज किया है। बॉल को देखने वाले दो जने हैं, मैं खाली बैठा हूं ट्रेन के अंदर, आप प्लेटफॉर्म पे खाली बैठे हो, अपन दोनों बॉल को देख रहे हैं और हमें देखना है कि बेटा बॉल का मोशन कैसा आता है। बारी बारी से जज करते हैं। तो सुनिए बेटा, पहले आपको बॉल कैसी नजर आएगी वो डिस्कस कर लेते हैं। बॉल मैंने जैसे रिलीज की, बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो रिलीज करने वाले की है। रिलीज करने वाला मैं, मेरे पास वही वेलोसिटी जो ट्रेन के पास है। ट्रेन के पास वेलोसिटी है u, तो बॉल के पास भी वेलोसिटी u। तो आप बोलोगे सर मेरे रेस्पेक्ट में तो बॉल के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u। बेटा बॉल का एक्सेलरेशन, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो फोर्स डिसाइड करता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गई तो आपका तो कोई रोल ही नहीं है। अब रोल है सिर्फ नीचे की तरफ लगने वाले mg का, जो ट्रेन का a है वो नहीं आएगा। भाई वो क्यों आएगा?
मैं तो सर ग्राउंड से बॉल को देख रहा हूं और ग्राउंड से मुझे लग रहा है कि इकलौता फोर्स है नीचे की तरफ mg, तो सर नीचे की तरफ इकलौता फोर्स है mg, तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g। बट अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, तो पक्की बात है कि मोशन इज गोइंग टू बी पैराबोला, वो भी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, वो भी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। फेयर इनफ। अब बात करते हैं, मैं अगर ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो मुझे कैसा लगेगा। मैंने बॉल रिलीज किया है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने अगर बॉल को रिलीज किया है तो मेरे रेस्पेक्ट में बॉल की इनिशियल जो वेलोसिटी है बेटा दैट कम्स आउट टू बी 0। अब मेरे रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, अब ये सोचना पड़ेगा। बॉल का एक्चुअल में तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी ही है, लेकिन मुझे जी नजर नहीं आएगा, मुझे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या करूं, मेरे एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। सर जब मैं ग्राउंड पे बैठा था तब तो नहीं उल्टा करके जोड़ा। बेटा ग्राउंड पर आप तो ग्राउंड पे बैठे थे, आपका एक्सेलरेशन तो नहीं था ना, आपका एक्सेलरेशन तो 0 ही था, तो आपको तो सिर्फ जी नजर आएगी। लेकिन मुझे लगेगा कि बॉल का एक्चुअल एक्सेलरेशन तो जी है, लेकिन मुझे जी नजर नहीं आएगा। मैं तो कहूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। तो मैं कहूंगा कि बेटा मुझे ऐसा लगेगा कि बॉल के पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी और पीछे की तरफ ए, और कुल मिलाकर बॉल के पास एक्सेलरेशन आ गया ऐसे, जिसकी वैल्यू है √g² प्लस a²। g भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो √g² प्लस a² भी तो कांस्टेंट। और जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया, भले ही वेलोसिटी ना हो लेकिन एक्सेलरेशन है, तो बेटा पार्टिकल भागेगा। अरे भाई किस तरफ भागेगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ भागेगा। जैसे पार्टिकल इस तरफ भागा, अब वेलोसिटी भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, पार्टिकल भागते 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 इस स्ट्रेट लाइन के लोग दौड़ता दौड़ता आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो मुझे बॉल यूं जाती हुई नजर आएगी, वो भी लगातार स्पीड बढ़ते हुए, g इस तरफ, a इस तरफ, नेट एक्सेलरेशन √g² प्लस a²। और मुझे ऐसा लगेगा कि भले ही मेरी वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन आ गया इस तरफ, जैसे थोड़े टाइम बाद देखूंगा तो वेलोसिटी भी आ गई इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, नेट एक्सेलरेशन आ गया इस तरफ, नेट वेलोसिटी भी आ गई है इस तरफ, और मुझे लगेगा कि बॉल 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 भागते 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 इधर जा रही है, एंड द मोशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू मी। मेरे रेस्पेक्ट में बेटा बॉल का जो मोशन आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा इस तरह से हम बड़े आराम से इस चीज को जज कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा कैसा कितना कितना आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थोड़े एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। एक थोड़ा टफ सा एग्जाम्पल है रिलेटिव मोशन का, वो देखते हैं। ये IIT JEE 2014 का एडवांस का सवाल है, और सवाल थोड़ा सा रिलेटिवली पेपर के हिसाब से अगर देखें तो टफर साइड में ही है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। बड़ा ग्राउंड ऐसे, और आपके पास दो प्लेन्स जा रही हैं बेटा ऐसे, एक प्लेन यू जा रही है, सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर दो प्लेन जा रही हैं। एक प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर जा रही है, इस प्लेन को मैं ए बोल रहा हूं बेटा, और इस प्लेन के पास जो वेलोसिटी है बेटा हमें वो गिवन है कि इट इज 100√3 मीटर पर सेकेंड। ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींच रखी है, ये एक तरह से लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए है बेटा। क्या है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। दिस इज बेसिकली लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, ठीक है ना। इसी प्लेन के अंदर, सेम प्लेन के अंदर एक दूसरी प्लेन और जा रही है बेटा, दूसरी प्लेन और जा रही है ऐसे। ये वाला बेटा आपका जो एंगल है बेटा ये 60 डिग्री है, और जो दूसरी वाली प्लेन है उसके पास बेटा ऐसे कोई वेलोसिटी है, पता नहीं बेटा कितनी है, मैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली बी का लाइन ऑफ मोशन है। लाइन ऑफ मोशन मतलब समझिए ना, जिस लाइन के लॉन्ग मोशन हो रहा है बेटा, मुझे पता नहीं कि वी बी कितनी है, निकालने की चिंता वाली बात नहीं, सब हो जाएगा। एक के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो देखता है इस
बी प्लेन को एंड ही ऑब्जर्व्स दैट कि ए के देखने पर, मतलब ए के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके देखने पर जो बी है वो ऐसे आ रहा है जैसे ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली। कैसे आ रहा है? ए के लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली आ रहा है। समझाऊंगा इसका मतलब। भाई सवाल में एग्जैक्टली ये लिखा हुआ था, मैंने वही बोल दिया। अब आप अर्थ तो आपको भी निकालना पड़ेगा एग्जाम के अंदर यार, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर इन एयरक्राफ्ट ए, an observer in aircraft A observes that aircraft B is moving perpendicular to line of मोशन ऑफ ए। ये लिखा हुआ था सवाल के अंदर। ए के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो है वो इस तरह से ऑब्जर्व करता है कि बी का जो मोशन है वो ऐसा है जैसे लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए के परपेंडिकुलरली। देखते हैं इस बात का अर्थ क्या है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी। बेटा एयरक्राफ्ट बी की वेलोसिटी निकालो। चलिए करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं कोशिश। अब सुनना बेटा, सारी कहानी जो है ना वो इस लाइन ऑफ मोशन के इर्द गिर्द है कि इसके पास जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 100√3 और इसकी वीबी है। ये तो वीबी तो निकाल ली मेरे को। इस ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसा बोल रखा है सवाल के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस लाइन के पैरेलल बेटा एक लाइन खींचते हैं अपन ऐसे, ये वाला एंगल भी 30 रखते हैं, ठीक है बेटा, फेयर इनफ। ये मान लो एक बार के लिए पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल 60, टोटल एंगल बेटा ये 60, ये एंगल आपके पास 30, तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी आपके पास 30। वीबी के दो कंपोनेंट आएंगे, वीबी के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट तो आ गया ऐसे, ये कंपोनेंट तो आ गया वीबी का cos 30, और एक कंपोनेंट आएगा ऑफ कोर्स ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, ये आएगा वीबी का sin 30, वीबी का sin 30। जरा ध्यान से देखना इस बात को। ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो इसकी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग है और ये लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। अब मुझे बोला गया कि ए के देखने पर बी के पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। चलो देखते हैं इस बात को। ए अगर ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। अगर मैं ए से देखूंगा, अगर बेटा मैं ए से देखूंगा तो ए तो आ जाएगा आपका रेस्ट पे। कम ऑन बेटा, अगर आप ए से देख रहे हो तो ए तो आ जाएगा रेस्ट पे। ए को रेस्ट पर लाने की कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि ऑब्जर्वर ए के अंदर है तो उसको देख, वो खुद को थोड़ा रेस्ट में नजर आएगा। उसकी वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, उसको उल्टा करके जोड़ दो। ले बेटा, उल्टा करके जोड़ा, दिस कम्स आउट टू बी 100√3। दिस कम्स आउट टू बी 100। तो ए के रेस्पेक्ट में बी के पास जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ वीबी cos 30, इस तरफ वीबी sin 30 और इस तरफ 100√3। सवाल के हिसाब से साफ साफ ही बोला गया है कि इस बी के पास जो वेलोसिटी है जो ए के रेस्पेक्ट में है वो इस लाइन के अलोंग तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ए का जो लाइन ऑफ मोशन है उसके अलोंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए की लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। सिर्फ 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 ये वेलोसिटी है और ये ए की लाइन ऑफ मोशन बेटा कैसे है? परपेंडिकुलर। ए के लाइन ऑफ मोशन के इस तरफ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है if this equals to this। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे और ए के रेस्पेक्ट में बी के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बच जाएगी।
आई होप यू गेट द पॉइंट। तो आप कहोगे सर वीबी बड़े आराम से आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि वीबी का cos 30 इज इक्वल्स टू 100√3। हमारे पास बड़ा वीबी cos 30 इज आई थिंक बड़ा कितना √3/2, दैट कम्स आउट टू बी 200√3, सॉरी बड़ा 100√3 कैंसिल, बड़ा वीबी कम्स आउट टू बी 200 मीटर पर सेकेंड। बड़ा बी के पास जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया काम निपटा लिया। अब मैं इसमें आपसे एक सवाल और पूछ लूं कि बेटा बताओ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट ए। बी की वेलोसिटी बताओ ए के रेस्पेक्ट में। तो आपको इतना तो पता लग गया कि ये वाली वेलोसिटी तो कैंसिल हो गई है। अब ए के रेस्पेक्ट में बी के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बचती है बेटा, कौन सी? वीबी के sin 30। तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज सिंपली वीबी की sin 30, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट बी 100 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला सवाल बेटा हो गया है। दूसरा सवाल मैंने आपसे अगर ये पूछ लूं कि बेटा बताओ कि ए के रेस्पेक्ट में बी के पास आखिर वेलोसिटी है कितनी, किधर है? वो तो सवाल में लिखा हुआ है, किधर है? लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। ये तो सवाल में दिया हुआ था। मैंने आपसे क्या पूछा, कितनी है? तो बड़ा वो है आपके पास वीबी के sin 30। सर ये क्यों नहीं है? बड़ा ये तो आप जानते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो ये कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बच गई है। तो बड़ा मेरा अगला सवाल ये था कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है? ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। जो एक्चुअल जे का सवाल था वो एक स्टेप आगे था। उसमें ये लिखा हुआ था कि बेटा उस ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये डिस्टेंस 500 मीटर है, तो बताओ कितने टाइम बाद आपका जो एरोप्लेन है वो यहां पहुंचेगा। थोड़ा 500 मीटर ट्रेवल करना है, स्पीड कितनी बेटा 100 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। तो उसका आंसर बेटा क्या था? 5 सेकंड। तो उस सवाल में बेटा ये लिखा हुआ था कि इस एयरक्राफ्ट से ये वाला एयरक्राफ्ट जस्ट किसी एक टाइम पर टकराने वाला है। बेटा टकराने वाला कब होगा? जब इस ए के जस्ट साइड से बी निकलेगा, तो बी चलते 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 यहां कहीं पहुंचेगा, उस टाइम पर टकराने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये डिस्टेंस सवाल के अंदर 500 मीटर दे रखी थी। इस तरफ आ रहे हो बेटा आप कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड से। हमसे पूछा गया कितने टाइम बाद जस्ट टक्कर हो सकती है, तो हम जवाब दे देंगे दैट इज 500/100, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकंड्स। तो बेटा उस सवाल का जवाब 5 सेकंड्स था। मैंने तो बेटा आपसे बहुत सारी बातें इसमें पूछ ही ली थी। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक दो सवाल बेटा और करते हैं। यही बेटा रिलेटिव मोशन की थोड़ी बहुत फील वगैरह लेने के लिए हम बेटा हल्के फुल्के काम और करते हैं। सुनिए बेटा, आपके पास सिचुएशन ऐसी बेटा कि ये एक हॉरिजॉन्टल सड़क, इस सड़क पर बेटा 2 कार्स जा रही आगे पीछे। ये बड़ा कार ए है, ये बड़ा आपके पास कार बी है, ये कार ए बड़ा कार बी। इसके पास बड़ा वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और इसके पास बड़ा वेलोसिटी है सामने की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना? दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों कार्स के बीच में जो सेपरेशन है बेटा मुझे दिया हुआ है दैट इज 100 मीटर्स। 100 मीटर्स। ठीक है ना? अगर दोनों इन्हीं स्पीड से चलते गए, 10 और 15 से अगर चलते गए, देन यू नो इट वेरी वेल कि बी के रेस्पेक्ट में ए के पास वेलोसिटी है 5, डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 100, तो 20 सेकंड बाद दोनों कार्स में टक्कर हो जाएगी। दोनों कार्स बेटा 20 सेकंड बाद टक्कर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि टक्कर हो, तो जो हमारा कार बी वाला जो बंदा है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। कार बी वाला जो बच्चा है, जो बंदा है, जो ड्राइवर है बेटा, वो स्पीड बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि टक्कर हो। वो तो बड़ा कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, लेकिन ये बड़ा अपनी स्पीड बढ़ाया जा रहा है। बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए such that cars
जस्ट अवॉइड द कोलिजन, दोनों कार्स के अंदर जस्ट कोलिजन होने से बच जाए, उसके लिए बेटा कम से कम ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। चलिए बेटा करते हैं। वैसे बेटा इस तरह का सवाल आप ग्राउंड से भी कर सकते हो, और कोई बहुत टफ सवाल नहीं है कि है ना ग्राउंड से नहीं होगा, बेटा हर कहीं से हो जाएगा। लेकिन बेटा हम तो रिलेटिव के फंडे ही सीखने के मूड में, हम सवाल करने के मूड में कम है और फंडे सीखने के मूड में ज़्यादा है, तो बेटा हम तो रिलेटिव से करना चाहेंगे यार। तो चलिए बेटा एक काम करते हैं, कोई बच्चा कहते हैं कि सर चलो मुझे तो विथ रेस्पेक्ट टू कार बी करके दिखाओ, सिखाता हूँ बेटा। कार बी के रेस्पेक्ट में अगर करना है तो कार बी को ले आओ रेस्ट पे, बड़ा उस पर उसको रेस्ट पे लाने की एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत ये है कि कार बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बड़ा कार बी के पास वेलोसिटी 10, उसको उल्टा करके जोड़ा 15 ऐसे 10 ऐसे, कुल मिलाकर कार ए के पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। फेयर एनफ। बड़ा कार बी के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, बड़ा जोड़ दिया इस तरफ। बट इसके पास तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो उसका एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। दिस इज ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब कार ए के पास वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है। कार ए की वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 घटेगी, जस्ट कार ए जब बिल्कुल बिल्कुल बी के पास पहुंच जाएगी, तब बेटा इसके जस्ट यहां पर आकर रिलेटिव वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0। दिस इज फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो, मर्जी बेटा आपकी, किसी को प्लस और किसी को माइनस बोल सकते हो। बेटा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट रिलेट करने के लिए कोई जुगाड़ है? आप वहां से बिल्कुल v² = u² + 2 × a × s। लेकिन फिर याद आया कि ये सवाल हम ग्राउंड से थोड़ी कर रहे हैं, हम तो b के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, initial velocity of a with respect to b, acceleration of a with respect to b, displacement of a with respect to b. But what is final velocity of a with respect to b? 0. What is initial velocity of a with respect to b? 5 plus 2 times. But what is acceleration of a with respect to b? बेटा a नहीं minus a, ये वाले साइड प्लस, वो वाले साइड माइनस। What is the displacement of a with respect to b? Displacement of a with respect to b इस तरफ 100 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 100 है, और हमारे पास a की वैल्यू आ गई, बड़ा देखना कितनी आ गई, 25/2 × 100। बेटा क्या करूँ यार, इसको by 4 कर दूँ। आई थिंक दिस इज 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बेटा ऐसे लिख दूँ यार 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये हमारा आंसर। और ऐसा नहीं कि बेटा हम सिर्फ और सिर्फ कार बी के रेस्पेक्ट में आंसर निकाल सकते हैं, चाहे कार ए के रेस्पेक्ट में निकालो चाहे कार बी के रेस्पेक्ट में निकालो, आंसर तो बेटा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आप खुद ट्राई करना चाहो तो आप आराम से कार ए के रेस्पेक्ट में भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं बेटा, इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलिए। एक सवाल और करते हैं बेटा, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्चुअली बढ़िया है, ठीक है बेटा, वैल्यूज वगैरह तो ठीक है चलेंगी, बेटा हमारे लिए थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। बड़ा सवाल ऐसा है कि आपके पास ये एक सड़क है, बड़ा इस तरह से सड़क है, सड़क की जो बड़ा विड्थ है वो आपके पास 2 मीटर है। 2 मीटर बड़ा इस तरह से किसी सड़क की विड्थ है, और 2 मीटर विड्थ का बेटा एक ट्रक है, 2 मीटर विड्थ का बेटा एक ट्रक है, ये ट्रक है बेटा, ठीक है, ये ट्रक है, और ट्रक जो है बेटा वो ऐसे आ रहा है। इस ट्रक की जो वेलोसिटी है बेटा इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा ट्रक की जो वेलोसिटी है बेटा वो इस तरह से 10 मीटर्स पर सेकेंड है।
इस ट्रक से कुछ दूर बेटा ऐसे कहीं एक बालक है, ये डिस्टेंस बड़ा आपको 8 मीटर गिवन है। यहां कहीं बड़ा कोई बॉय है, लेट्स से ए। ये इस ट्रक के आने से पहले बड़ा सड़क क्रॉस करना चाहता है। आप सिचुएशन समझ गए? बड़ा ट्रक आ रहा है ऐसे और बालक सड़क क्रॉस करना चाहता है, लेकिन बालक सड़क क्रॉस परपेंडिकुलर करे, जरूरी नहीं बेटा, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, उस ट्रक से बचने के लिए ऐसे भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, बॉय की बड़ा वेलोसिटी मुझे नोन नहीं है कुछ, ठीक है, वी मान सकते हो, है ना। बड़ा बॉय जो है वो ऐसे किसी भी वेलोसिटी से ऐसे भागता है। बड़ा वी पता नहीं, ना ही बड़ा मुझे ये एंगल पता। ठीक, और बालक जो वो यूं चलते 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 सड़क को क्रॉस करना चाहता है, यूं चलते 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 सड़क को क्रॉस करना चाहता है। एंगल थीटा वो इस तरह से चूज करता है कि बिना ट्रक से टक्कर हुए वो सड़क क्रॉस कर ले। ऑफ कोर्स बिना टक्कर हुए कोशिश करना चाहेगा। ठीक है, तो एंगल थीटा वो इस तरह से चूज करता है कि उसकी स्पीड कम से कम स्पीड से वो सड़क को क्रॉस कर ले। बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड एंगल थीटा फॉर विच वैल्यू ऑफ v इज लीस्ट। बड़ा बालक की सबसे कम स्पीड हो उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए। और दूसरा, ऑल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच बॉय just crosses the road without striking the truck। बिना ट्रक से टक्कर किए सड़क को क्रॉस करनी है। चलिए बेटा करते हैं। पहली बात तो इस बालक के पास बड़ा वेलोसिटी है, उसको देखो कितनी है। सड़क के अलोंग जो उसके पास वेलोसिटी है बड़ा आपको नजर आ गई हुई, वो तो v sin थीटा है। और सड़क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो बड़ा आपकी v cos थीटा है, बड़ा v cos थीटा। ग्राउंड से देखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, एक काम करो बेटा, ट्रक पर बैठकर देखो, सारा का सारा सवाल जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक करो। तो बेटा अब हमारा मन है सारा का सारा सवाल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक करने का। जैसे मैंने कहा कि बेटा मेरा सवाल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक करने का है, तो हम सबसे पहले ट्रक को तो ले आएंगे रेस्ट पे। तो हमारा ट्रक तो आ गया है रेस्ट पे, लेकिन ट्रक को रेस्ट पर लाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और बेटा वो कीमत क्या है? वो कीमत ये है कि बेटा ट्रक की वेलोसिटी को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ट्रक की जो वेलोसिटी 10 थी उसको उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा बालक में। तो बेटा जी ट्रक की वेलोसिटी 10, उसको उल्टा करके जोड़ा, तो इस तरफ बेटा वेलोसिटी आ गई है 10। मैं डायग्राम बेटा फिर से बनाऊंगा इसका, लेकिन एक बार ये एक बार डायग्राम तुम पिक्चराइज कर लो, क्योंकि बेटा मैं इसे मिटाने वाला हूं। ठीक है, अब मैं कुल मिलाकर बालक की जो नेट वेलोसिटी है वो दिखाना चाहता हूं बेटा कैसे कैसे आएगी। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली अरेंजमेंट ऐसा आ गया कि हमने ट्रक की जो वेलोसिटी थी उसको ना उल्टा करके जोड़ दिया। ट्रक के पास वेलोसिटी 10, तो जैसे मैंने 10 को जोड़ दिया तो 10 इस तरफ, v sin थीटा इस तरफ, नेट वेलोसिटी आ गई इस तरफ 10 माइनस v sin थीटा। फेयर एनफ। इस तरफ बड़ा v cos थीटा पहले से थी। अब बड़ा कहानी सुनना, यही स्टेप मेन है, मतलब अगर सवाल में कोई टफनेस चीज है तो वो ये है, बाकी तो ठीक है बेटा मैथमेटिक्स है, हम सब कर लेंगे। ये देखो तुम तो, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अरे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा
बेटा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और इस ट्रक ए के देखने पर, इस ट्रक के देखने पर इस बॉय के पास वेलोसिटी होगी ऐसे, और बॉय चलते 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 निकल जाएगा ऐसे। क्या सड़क क्रॉस हो गई है? यस। क्या वो ट्रक से टकराया है? नहीं। यही चाहते थे आप? बोलो हाँ सर बिल्कुल यही चाहते थे। लेकिन आप बोलो सर एक चीज और चाहते थे हम एक्स्ट्रा, और वो ये थी कि यार v कम हो। सर इसमें v सबसे कम है, इस बात को कैसे एंश्योर किया? तो बेटा मेरा जवाब है कि यार ये तो एंश्योर नहीं हो पाया। तो आप बोलो सर v को थोड़ा सा और घटा के देखो ना, v थोड़ा सा और कम होगा तो क्या होगा, जरा सोचना। अगर बालक की स्पीड और कम हुई, मतलब v और कम हुआ, तो ये वाली टर्म कम होगी। बाहर साइन लगा हुआ माइनस, तो कुल मिलाकर बालक के पास ट्रक के रेस्पेक्ट में इस तरफ वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इस तरफ वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो हो सकता है बेटा कहानी ऐसी हो। चलिए चलिए फिर से डायग्राम बनाता हूं कि अगर और ज्यादा tan माइनस वी साइन थीटा हुआ, v कम है लेकिन tan माइनस वही वी साइन थीटा ज्यादा है, तो वेलोसिटी और ज्यादा हुई, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, आपका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट विल बी लाइक दिस, और आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे है तो बालक चलते 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 यूं निकल जाएगा। क्या बालक ट्रक से टकराया है? नहीं। क्या बालक ने सड़क क्रॉस कर लिया है? यस। लेकिन सर स्पीड तो सर इससे और कम हो सकती है। हाँ बेटा और कम हो सकती है। अगर स्पीड इससे और कम होगी, v और कम होगा, तो tan माइनस वी साइन थीटा और ज्यादा होगा। tan माइनस वी साइन थीटा और ज्यादा होगा तो x एक्सिस के अलोंग ट्रक के पास और ज्यादा वेलोसिटी आएगी, और ट्रक के पास अगर और ज्यादा वेलोसिटी आएगी ऐसे, तो इसका मतलब आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक्स एक्सिस के अलोंग तो tan माइनस वी साइन थीटा ऐसे, और ये ऐसे। रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, और जैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, बड़ा बालक चलते 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 यूं निकल जाएगा। क्या आपका बालक बेटा ट्रक सड़क क्रॉस कर चुका है? यस। क्या वो ट्रक से टकराया है? नहीं। क्या हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन v सर थोड़ा सा और कम करके देखें। हमारा कम करके देखो, v आपने हल्का सा और कम किया, v कम किया, बाहर साइन है माइनस, तो x के लॉन्ग स्पीड और ज्यादा आएगी। x के लॉन्ग स्पीड अगर और ज्यादा आएगी तो क्या कहानी हो जाएगी बेटा? x के लॉन्ग स्पीड और ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी, तो कभी ना कभी बेटा ऐसे x के लॉन्ग ये वाली वेलोसिटी, y के लॉन्ग तो बेटा v cos थीटा है ही है, और कभी ना कभी बेटा आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, और रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। चलते 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 बिल्कुल जस्ट ट्रक के कॉर्नर से निकल गया बेटा, बिल्कुल ट्रक के कॉर्नर से निकल गया, बिल्कुल साइड से निकल गया, साइड से। क्या अब भी तुम ट्रक से जस्ट बच गए हो? हाँ सर बच गए। बेटा क्या सड़क क्रॉस हो गई है? हाँ थैंक गॉड सड़क भी क्रॉस हो गई है। सर इससे थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ा दूं, v को सर हल्का सा और बढ़ा दूं। बेटा v को तूने हल्का सा और बढ़ाया तो ये v साइन थीटा बढ़ जाएगा, बाहर साइन है माइनस, x के अलोंग वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, x के अलोंग वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, तो अब बेटा नेट मोशन यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा और ट्रक से टक्कर हो जाएगी। तो अब स्पीड को और मत घटा लेना। तो इसका मतलब जिस टाइम पर स्पीड सबसे कम होगी उस टाइम पर बालक जो है वो ट्रक के रेस्पेक्ट में जो है वो जस्ट एकदम यू ट्रक को ग्रेज करता हुआ निकलेगा, जस्ट यू टच करता हुआ निकलेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा मैंने बहुत टाइम लगाया है वाला पॉइंट बताने में। तो बेटा जिस टाइम पर आप सबसे कम स्पीड लेना चाहते हो, अगर आप सड़क को सबसे कम स्पीड से अगर क्रॉस करना चाहते हो तो बेटा आप जस्ट ट्रक को टच करते हुए निकल रहे हो। मैं बेटा इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना दो फाइनल। वो डायग्राम बेटा ऐसा है, ठीक है बेटा, ये तो ब्लू हो गया, छोड़ो इसे। बेटा फाइनल डायग्राम हमारे पास ऐसा आ गया, देखना देखना बेटा फाइनल डायग्राम कैसा आ गया। बेटा फाइनल डायग्राम हमारे पास ऐसा आ गया कि ये आपकी सड़क, ये बेटा आपका ट्रक, बालक बेटा यहां कहीं, बालक के पास इस तरफ वेलोसिटी है v cos थीटा, इस तरफ बेटा जी बालक के पास वेलोसिटी है tan माइनस v sin थीटा,
जो नेट वेलोसिटी है बेटा बालक के पास, इट इज समवॉट लाइक दिस, और इस नेट वेलोसिटी के चक्कर में बालक यूं आता है और यूं चलते 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 यूं निकल जाता है, जस्ट एकदम ट्रक के साइड से। बेटा ये आपका ट्रक है, फेयर इनफ। लेट्स से मेरे बच्चे दिस एंगल इज 5, बेटा जी ये 2 है, ये बेटा तेरा 8 है। बेटा इस सवाल में गिवन थे आपको, आप कह सकते हो कि tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/4 लिख दो बेटा, एंड दैट इज tan phi इज बेटा vy अपॉन vx। बेटा vy आ गया है v cos थीटा और vx आ गया tan माइनस v sin थीटा। तो लिख दो बेटा क्या लिख दूँ, v cos थीटा अपॉन tan माइनस v sin थीटा। देखना बेटा कुछ हो रहा है क्या सिंप्लीफाई वगैरह, देखना tan माइनस v sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स v cos थीटा। बेटा v की वैल्यू आ गई है v इंटू 4 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 10। बेटा v की वैल्यू आ गई है 10 अपॉन 4 टाइम्स cos थीटा प्लस sin थीटा। यह आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। बढ़िया बेटा, मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ v की कम से कम वैल्यू क्या होगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, v की वैल्यू सबसे कम तब होगी जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा आपका न्यूमरेटर तो फिक्स है कि वो तो 10 है। ये अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग आ सकता है। किसी थीटा के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, उस टाइम पर आपका v सबसे कम। तो v को कम से कम करने के लिए इसे मैं ज्यादा से ज्यादा रखूंगा। बेटा मेरे पास एक फंक्शन आ गया f ऑफ थीटा, दैट इज 4 टाइम्स cos थीटा प्लस sin थीटा। मुझे इसका मैक्सिमा निकालना है। वैसे हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को पता ही होगा इसका मैक्सिमा कितना आता है, बट फिर भी मैं एक बार के लिए प्रूव कर रहा हूं। मैंने इसको बेटा कर दिया डिफरेंशिएट, 4 टाइम्स cos थीटा का डिफरेंशिएशन है माइनस sin थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन है cos थीटा। मैक्सिमम निकालने के लिए इट शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा मेरे पास आ गया 4 टाइम्स sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, या फिर ऐसे बोल दो बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। सर tan थीटा 1/4 आया है, यहाँ पर रखूंगा तो बेटा वैल्यूज जाएंगी। बेटा बोलना tan थीटा 1/4 है, tan थीटा बेटा 1/4 है, थीटा इज 1/4। तो बेटा ये अपने बेटा कितना आ गया, रूट ऑफ 17। बेटा रूट ऑफ 17। बेटा देखना मुझे उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 टाइम्स cos थीटा। बेटा बोलना बेटा cos थीटा कितना है, cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4 अपॉन रूट 17 प्लस बेटा sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेटा दैट इज 1 अपॉन रूट 17। आई थिंक बेटा 17 अपॉन रूट 17, बेटा कितना आ गया, रूट 17। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी रूट 17, और वो कब आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 पे, और हमारे पास बेटा v की लीस्ट वैल्यू आ जाएगी, साइड में लिख दो बेटा आंसर यहाँ कहीं। बेटा v की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन रूट 17 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए बेटा हमारा जो एंगल थीटा था ना, हमने जो शुरुआत में निकाला था, उसकी वैल्यू होनी चाहिए प्यारे बच्चों कितनी, tan इनवर्स 1/4। यही नहीं बेटा, हो सकता है कि बच्चों को, कई बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सर हम लोगों ने याद ही कर रखी है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बेटा sin का कोएफिशिएंट है 1, तो दैट कम्स आउट ऑफ 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो आप कह सकते हो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 17 आएगी, ये हमें पहले से ही पता ही था सर, कोई इसमें बहुत बड़ा टास्क है नहीं सर, मैं इस बात का पहले से आइडिया था। हाँ बेटा बिल्कुल आपको आइडिया था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि v मिनिमम के लिए आएगी 10 अपॉन रूट 17। इतनी सारी मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। किसी बच्चे को ना बताओ तो बेटा मैंने उसको सारा सारा बता दिया। आई होप दैट्स ओके। बेटा काम चल जाएगा इससे अपना। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा बेटा बढ़िया सवाल था, थोड़ा मैथमेटिकली भी अच्छा था, थोड़ा इमेजिनेशन करने में भी अच्छा था, बढ़िया सवाल था, एंड आई रियली होप बेटा सभी अच्छे बच्चों को सवाल समझ में आ ही गया होगा। आगे चलिए बेटा, हम काफ़ी टाइम से बच्चों रिलेटिव मोशन के ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और हम
काफी हद तक है ना मैथमेटिकली और एज वेल एज फीलिंग से दोनों से समझ गए हैं कि रिलेटिव मोशन करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। जिसके भी रेस्पेक्ट में हम मोशन जज करने वाले हैं उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो तो इमेजिन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आई होप दैट्स ओके। नेक्स्ट इज फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, कि फ्लैग किस तरफ फ्लटर करेगा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर जिस तरफ हवा बहेगी उस तरफ करेगा। सही बात है, अगर फ्लैग अगर रेस्ट पे है तो जिस तरफ विंड है उस तरफ फ्लैग फ्लटर करेगा। विंड अगर ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ फ्लटर करेगा, विंड अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ की तरफ करेगा, साउथ की तरफ है साउथ की तरफ करेगा, और विंड अगर वेस्ट में है तो वेस्ट की तरफ करेगा। ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर मान लो कि फ्लैग मूव कर रहा है तो क्या होगा, इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो अगर फ्लैग मूव कर रहा है, किसी कार पर माउंटेड है और कार जो है वो रन कर रही है, भाग रही है, उस केस के अंदर फ्लैग किस तरफ फ्लटर करेगा। तो चलो एक स्पेशल केस लेते हैं। मान लो कि हवा नहीं चल रही है, ऐसे फील वाली बात है। मान लो कि हवा नहीं चल रही है और कार जो है वो ईस्ट में जा रही है, तो फ्लैग किस तरफ लहराता है? फ्लैग ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ लहराता है। मतलब एक तरीके से अगर देखें तो कार के रेस्पेक्ट में विंड की क्या वेलोसिटी है उस तरफ आपका फ्लैग फ्लटर करेगा, उस तरफ आपका जो फ्लैग है वो लहराएगा। तो बड़ा एक छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं यहां पे, दैट इज फ्लैग विल फ्लटर इन डायरेक्शन ऑफ velocity of wind with respect to flag। अक्सर फ्लैग रेस्ट पे होता है तो बड़ा जिस तरह विंड होती है उसी तरफ आपके बड़ा फ्लैग लहरा लेता है। अगर आपका फ्लैग मूव कर रहा है, किसी कार पर माउंटेड है, तो बड़ा उस केस में बड़ा जी फ्लैग उसी तरफ लहराएगा जिस तरफ कार के पास जिस तरफ विंड के पास वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग। सो आई कुड इजीली से दैट कि इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग। सर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग कैसे निकालेंगे? बड़ा वैसे निकालेंगे जैसे आज तक रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। देसी भाषा में कहें तो वेलोसिटी ऑफ विंड में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? फ्लैग की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, तो आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग पता लग जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो चलिए बेटा इस बात पे एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, सुनना बेटा। सवाल इस तरह से, विंड इज ब्लोइंग with speed 54 kilometers per hour along north। अच्छी बात बेटा। and a car is traveling with speed 72 kilometers per hour toward east। if flag is mounted on car, बेटा माउंटेड मतलब बेटा हमने फ्लैग पर बेटा कार पर हमने फ्लैग लटका रखा है, गाड़ रखा है। ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन कार, फाइंड द डायरेक्शन इन विच फ्लैग विल फ्लटर। किस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करेगा वो डायरेक्शन निकालनी। चलिए बेटा करते हैं। हमारे पास बेटा कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि इसके लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग निकालना है, हो जाएगा बेटा। सारी बेटा कहानी आप जानते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की है बेटा। ये नॉर्थ, ये साउथ, बेटा ये ईस्ट, ये वेस्ट
और विंड जो है बड़ा 54 किलोमीटर पर सेकेंड से 50 किलोमीटर पर आवर से ब्लो कर रही है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड. दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर. इट इज ऑल्सो 15 मीटर पर सेकेंड. आई होप कन्वर्जन आपको पता ही है. 54 किलोमीटर पर आवर लिख दो या 15 मीटर पर सेकेंड लिख दो, एक ही बात है. कार की वेलोसिटी बोल दो या फ्लैग की वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है. वो है 72 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में. दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. इट इज 72 किलोमीटर्स पर आवर. ओ बेटा उसको मीटर पर सेकंड में लिखा तो इसको मीटर पर सेकंड में. दिस इज 20 मीटर पर सेकंड. सर मुझे तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग चाहिए. बेटा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. या फिर ऐसे बोल दो बेटा वेलोसिटी ऑफ विंड में ऐड कर दो. कौन बेटा? वेलोसिटी ऑफ फ्लैग नहीं, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग मतलब फ्लैग की वेलोसिटी को उल्टा करके. दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग दैट इज मीटर पर सेकेंड. बेटा मैग्नीट्यूड तो बेटा 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. तो इसमें से इसको माइनस करो या इसके अंदर इसको ऐड करो, एक ही बात है. बेटा मैं नया डायग्राम बना लूं ऐसे. नॉर्थ की तरफ तो बेटा आपके पास है 15 और अरे बेटा मैंने उल्टा बना दिया. मैंने बेटा कार की बेटा वेलोसिटी किस तरफ थी? ईस्ट में थी क्या? अरे सॉरी बेटा कार की जो वेलोसिटी है वो ईस्ट में है. सॉरी बेटा वापस से बनाना पड़ेगा. देखना हमारे पास ये नॉर्थ, ये साउथ, बेटा ये ईस्ट और ये वेस्ट. विंड ब्लो कर रही है नॉर्थ में 54 किलोमीटर पर आवर. बेटा 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 15 मीटर्स पर सेकेंड. फेयर इनफ. बेटा कार के पास या फ्लैग के पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. 72 किलोमीटर पर आवर इज ऑफ कोर्स 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट. ले बेटा दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग. तो मुझे क्या करना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. तो क्या करूँ बेटा उसके लिए? वेलोसिटी ऑफ विंड के अंदर ऐड कर दो माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग. बेटा माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग कितना होगा और कितना होगा? आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ फ्लैग अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग भी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसमें से इसको माइनस कर दो या इसके अंदर इसको जोड़ दो, एक ही बात है. बेटा जोड़ना जरा. ये लो बेटा इतना बड़ा वेक्टर में जोड़ना आता ही. दिस इज 15, दिस इज 20. दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग दैट इज रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. बेटा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कम्स आउट बाय 25 मीटर पर सेकेंड. मेन चीज है बेटा ये वाला एंगल. लेट्स बेटा दिस एंगल इज थीटा. हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या बेटा? ये 15 तो ये 15 ये 20. tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 15/20 दैट इज 3/4. सो थीटा कम्स आउट विद 37 डिग्री. अगर ये 37 डिग्री तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला जो एंगल है ये 53 डिग्री. तो आपका जो फ्लैग है वो बेटा इस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग इस डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा. बढ़िया बेटा अच्छी बात है. वो जो 25 मीटर पर सेकंड हम लोग निकाला है वो तो यूजलेस सा ही है, मतलब उसका तो कोई यूज ही नहीं है. हमें तो सिर्फ डायरेक्शन निकालनी थी. तो आप कह सकते हो कि फ्लैग विल फ्लटर इन डायरेक्शन ऑफ, बेटा बताइए कौन सी डायरेक्शन है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. कैसे लिख दो बेटा? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिख सकते हो या फिर 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हो. बेटा आपकी मर्जी है बेटा कैसे लिख दो. दिस इज योर आंसर. हालांकि हमने वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग का
मैग्नीट्यूड भी निकाला है, लेकिन बेटा सवाल में उसका कोई यूज़ है नहीं, कोई यूज़ है नहीं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यार कल हम लोगों ने एक सवाल किया था बड़ा, शायद एयरक्राफ्ट का और बुलेट का सवाल किया था बड़ा, जिसमें एयरक्राफ्ट की तरफ हम लोगों ने बुलेट को फायर किया था और एयरक्राफ्ट का जो पायलट था वो ऑफ कोर्स बड़ा उस बुलेट से बचना चाह रहा था। तो मैंने पूछा था कि कम से कम उसका कितना एक्सेलरेशन होगा कि वो जस्ट बुलेट से बच जाए। तो किसी बच्चे ने बड़ा ये पूछा कि सर बुलेट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैसा होगा, वैसा ही होगा, वैसे तो बड़ा कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं बता देता हूँ। हालांकि जैसे एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में था एग्जैक्टली वैसे बुलेट के रेस्पेक्ट में सेम टू सेम सारी कहानी है, बट किसी बच्चे ने कहा कि सर करके दिखाओ, तो करके दिखाया था। तो मैं एक बार बड़ा सवाल रिपीट कर रहा हूँ। सवाल ऐसा है कि ये रहा आपके पास एयरक्राफ्ट, इसके पास शायद बड़ा वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 500 मीटर पर सेकंड। इसके जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स 1 किलोमीटर नीचे से एक बुलेट फायर की गई है। उस बुलेट के पास बड़ा वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 700 मीटर पर सेकंड। इस एयरक्राफ्ट से के और बुलेट के बीच में सेपरेशन जो है ये आपके पास 1000 मीटर है। और इस बुलेट से जस्ट इस एयरक्राफ्ट को बचना है, तो इस एयरक्राफ्ट का ऊपर की तरफ कम से कम कितना एक्सेलरेशन हो, ये हमारा सवाल था। तो कल बेटा हमने शायद इसको एयरक्राफ्ट पर बैठ के किया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सिर्फ बुलेट पर बैठ के करना है, तो बेटा बैठ सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने फायर किया बुलेट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ तय है बेटा, कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर g। जो एयरक्राफ्ट है उसका एक्सेलरेशन तो बड़ा ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट खुद डिसाइड करेगा, है ना। एयरक्राफ्ट पर अलग तरह के फोर्स भी लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ mg नहीं लगता, और कुल मिलाकर उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a। ठीक है, वो a तो हमें निकालना है। अब हमें सवाल में कहा गया कि विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट सवाल कीजिए। अभी करते हैं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट। एक काम करो बेटा, बुलेट पे बैठ जाओ, वो जो बड़ा बुलेट फायर की गई है उस पर बैठ जाओ। अगर आप बड़ा बुलेट पर बैठ गए तो ऑफ कोर्स बड़ा आपकी बुलेट तो रेस्ट पे आ गई। अब बुलेट तो कहीं नहीं जा रही यार, बुलेट तो यहीं पे, भाई आप उसी में बैठ गए, उसी को देख रहे हो, तो वो तो बड़ा आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आएगी। लेकिन बुलेट को रेस्ट पे लाने के लिए आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है कि बुलेट के वेलोसिटी को और बुलेट के एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो। जोड़ते हैं बेटा, बुलेट के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 700, उसको उल्टा करके जोड़ा, जोड़ दो बेटा 500 ऊपर और 700 नीचे। एयरक्राफ्ट के पास वेलोसिटी आ गई है नीचे की तरफ 200 मीटर पर सेकंड। तो ये जो बड़ा आपका एयरक्राफ्ट है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट नीचे की तरफ आ गई है 200 मीटर पर सेकंड। फेयर इनफ। बुलेट का एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ g, उसको उल्टा करके जोड़ दो, जोड़ देंगे बेटा। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पहले से a था, वो g और आ गया, तो कुल मिलाकर इसका एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ बेटा, कितना आ गया a प्लस g। ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, a प्लस जी, एक्सेलरेशन आ गया ऊपर की तरफ। अच्छी बात है बेटा। अब ये बुलेट यहां पड़ी, एयरक्राफ्ट के पास वेलोसिटी है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। एयरक्राफ्ट की लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। जस्ट अगर बुलेट से टक्कर से बचना है तो एयरक्राफ्ट चलते चलते यहां कहीं पहुंच जाएगा, और यहां पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट बेटा क्या हो जाएगी 0। अब बुलेट एयरक्राफ्ट के पास नहीं गया, बुलेट तो रेस्ट पे है, एयरक्राफ्ट बुलेट के पास आ रहा है कितनी वेलोसिटी से 200 से। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है a प्लस जी, और ऑफ कोर्स वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसकी स्पीड लगातार घटेगी 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 घटेगी। जस्ट बचना है तो बुलेट के जस्ट नजदीक आकर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसी दौरान हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया है एयरक्राफ्ट का विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट बेटा, कितना 1000 बेटा, 1000 मीटर्स गिवन था। प्लस माइनस और लगा लो बेटा, ऊपर प्लस लिख लेते हैं, नीचे माइनस। ऐसी कौन सी इक्वेशन है, अरे बेटा ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करती हो तो आप बोलोगे इक्वेशन इज v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू a इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट, एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट, एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट, एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट। What is final velocity of aircraft with respect to bullet? 0. What is initial velocity of aircraft with respect to bullet? नीचे की तरफ 200 है, थोड़ा प्लस 200 नहीं, नीचे की तरफ तो माइनस लिख दो। हालांकि आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a प्लस जी, बेटा नीचे की तरफ प्लस है माइनस है, माइनस, तो बेटा माइनस यहाँ लगा दो, माइनस ऑफ a प्लस जी। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है तो बड़ा कितना आना चाहिए 1000। ओ सॉरी बड़ा एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ थोड़ा प्लस a प्लस जी लिखना, ठीक है। ऊपर की तरफ प्लस लिया बेटा, नीचे की तरफ माइनस। डिस्प्लेसमेंट है बेटा एयरक्राफ्ट का नीचे की तरफ, एयरक्राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, थोड़ा प्लस 1000 नहीं माइनस 1000। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट नीचे की तरफ तो मैंने माइनस लिख दिया। बुलेट के रेस्पेक्ट में एयरक्राफ्ट के पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a प्लस जी, तो ऊपर की तरफ मैंने प्लस a प्लस जी लिख दिया। बुलेट के रेस्पेक्ट में एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है 1000 मीटर, तो ऑफ कोर्स बेटा मैंने उसको माइनस 1000 लिख दिया। बेटा इसको इधर लेके आओ, 2 टाइम्स 1000 इंटू a प्लस जी, बेटा जी को 10 लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 200 का स्क्वायर। मेरे पास आ गया a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 1000। बेटा देखना क्या क्या है, ये निपटे, ये निपटे, ये निपटे बेटा, ये भी गया। मेरे पास आ गया a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20, सो a कम्स आउट टू बी 10। बेटा हमने कल भी ऐसे सॉल्व किया था और बेटा कल भी आपका आंसर तो यही आया था। हालांकि थोड़ा टाइम वेस्टिंग ज़रूर है क्योंकि बड़ा सेम कैलकुलेशन सेम वैल्यूज़ कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर है नहीं, बट बेटा आप में से किसी ने पूछा था कि सर कर दो, थोड़ा मैंने एक बार कर दिया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। बाकी बेटा ऐसा नहीं कि अपन हर सवाल को है ना दोनों ही तरीके से करें कि पहले एयरक्राफ्ट से करें फिर बुलेट से करें, तो हम हर सवाल ऐसे करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए बेटा कर सकते हो, मोर और लेस यू नो इट वेरी वेल कि ना कैलकुलेशंस तो रिपीटेटिव सी रहेंगी, ठीक है, हो जाएंगे वैसे। चलिए बेटा आगे बढ़ रहा हूँ यार, है ना। बेटा कई बार है ना हमसे ना उल्टे सवाल भी पूछ सकते हैं। भाई हमें रिलेटिव मोशन का तो आइडिया लग गया कि रिलेटिव मोशन जज करने के लिए जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दो तो आप बड़े आराम से रिलेटिव मोशन को जज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी होती है, रिलेटिव मोशन दे रखा होता है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनसे चीज़ें पूछ रखी होती है। आज तक क्या था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा होता था और रिलेटिव मोशन पूछ रखा होता। अब मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन दे रखा और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रखा है, तो क्या करेंगे। मोर और लेस मैथमेटिक्स वही है, कोई खास इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। सुनना बेटा, जैसे मान लो कि मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों से मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल सकता हूँ। कल को कोई मुझसे पूछ ले कि सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, तो मैं बोलूंगा बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, सुनना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपल सिंपल वेक्टर एडिशन। एक ही वेलोसिटी अगर बी के रेस्पेक्ट में पता है और बी की खुद की वेलोसिटी पता है तो इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दोगे तो आपके पास ए की वेलोसिटी पता लग जाएगी, बड़े आराम से पता लग जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल लूँ कि बेटा मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ये बेटा कोई ट्रेन है और ट्रेन की वेलोसिटी है सामने की तरफ लेट से बेटा 40 मीटर्स पर सेकेंड। इसके ऊपर कोई बालक दौड़ रहा है, ट्रेन के ऊपर बालक दौड़ रहा है सामने की तरफ ही, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि अगर बालक ना भी दौड़े तब भी अगर हम ग्राउंड पर अगर खड़े हैं तो हमें तो वो 40 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा।
अब तो ऑफकोर्स 40 से भी ज़्यादा वेलोसिटी से वो आगे जाते हुए नजर आएगा। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉय, तो मैं बोलूंगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बॉय इज, बेटा देखना, अच्छा मैं पूरा निकाल देता हूँ, चलो पूरा निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। उधर ले जाओ बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉय को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन के अंदर ट्रेन की वेलोसिटी को ऐड कर दो तो बालक की नेट वेलोसिटी पता लग जाएगी। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है 10 मीटर्स पर सेकेंड इस तरफ, प्लस बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 40 मीटर्स पर सेकेंड इस तरफ, बेटा दोनों को ऐड किया तो नेट वेलोसिटी आ गई है 50 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं कि इस 50 मीटर पर सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड कंट्रीब्यूशन बालक का खुद का है और 40 मीटर पर सेकंड कंट्रीब्यूशन तो उस ट्रेन का है। अगर ट्रेन ने चलना बंद कर दिया तो ये सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। बालक ने चलना बंद कर दिया और ट्रेन चलती रही तो बालक की नेट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपका आंसर है। इसी तरह से बेटा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूँ आपके लिए कि बेटा यही आपके पास ट्रेन, ठीक है बेटा, इस ट्रेन की वेलोसिटी है सामने की तरफ लेट से 40 मीटर्स पर सेकेंड, और जो बालक है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ भाग रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ट्रेन के रेस्पेक्ट में इधर की तरफ भाग रहा है। और वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन मुझे दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और मुझसे फिर से पूछा गया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगी। तो प्लान बहुत क्लियर हमारे दिमाग में, वेलोसिटी ऑफ बॉय विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन की बेटा वेलोसिटी इस तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा जरा बताना, इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का सम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों का सम आएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड इस तरफ। तो जो कोई इंसान ग्राउंड पर खड़ा है उसे लगेगा कि बालक इधर जा रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड से। इस 30 मीटर पर सेकेंड में दो जने हैं, 40 और 10। 40 कंट्रीब्यूशन है ट्रेन का और 10 कंट्रीब्यूशन है बालक का। हर एक सेकंड के अंदर 40 मीटर ट्रेन चल जाएगी और हर एक सेकंड में ट्रेन पर बालक 10 मीटर चल जाएगा। तो ग्राउंड से ऐसा लगेगा बालक सिर्फ और सिर्फ कितना गया है? 30 गया है। तो ये अलग अलग कंट्रीब्यूशन इस तरह से हैं। तो कभी अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी हो और आपसे अगर नेट वेलोसिटी पूछी हो तो आप बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि बेटा हमारे कुछ एक सवालों के अंदर इनके यूजेस भी होंगे बेटा, पक्की बात है, होंगे तो हमारे इनके यूजेस भी हों। तो हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, इसी बात पे बेटा मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लूं, है ना बेटा? इसी बात में मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं। बेटा सुनिएगा, ये आपके पास एक अरेंजमेंट है बेटा, ऐसा अरेंजमेंट है कि एस्केलेटर है बेटा। ऐसा ये कोई एस्केलेटर है बेटा। एस्केलेटर आप जानते हैं बेटा, मॉल्स वगैरह पे लेते हैं, वो सीढ़ियाँ तो चलती रहती हैं, ऐसे ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चलती रहती हैं। ठीक, ये बेटा अपना नीचे वाला फ्लोर, ये बेटा अपना ग्राउंड फ्लोर, ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये बेटा आपका फर्स्ट फ्लोर। ठीक, जो बड़ा सीढ़ियां हैं, जो एस्केलेटर हैं बड़ा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, अगर कोई बालक इस एस्केलेटर पर खड़ा हो जाए, सिर्फ खड़ा हो जाए, तो इस बालक को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाने में 10 सेकंड लगते हैं इस एस्केलेटर को। तो बड़ा सिचुएशन ऐसी है, इफ मैन स्टैंड्स ऑन मूविंग escalator, it takes 10 seconds to reach the floor, to reach the first floor। बेटा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है,
बेटा मान लो एस्केलेटर खराब है, एस्केलेटर कहीं नहीं जा रहा और बालक जो है बेटा वो इस पर ऐसे वॉक कर रहा है, जो मैन है बेटा वो वॉक कर रहा है, उसको ऊपर जाने में 15 सेकंड लगते हैं। इफ एस्केलेटर इज नॉट मूविंग एंड बेटा सेम मैन है, एंड मैन वॉक्स अप द एस्केलेटर, बेटा एस्केलेटर के ऊपर वो जो मैन है बेटा वो लगातार वॉक कर रहा है, एंड मैन वॉक्स अप द एस्केलेटर, इट टेक्स 15 seconds to reach फर्स्ट फ्लोर। बेटा फर्स्ट फ्लोर पर जाने में 15 सेकंड लगते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मूव करते हुए एस्केलेटर पे, मतलब ऊपर की तरफ मूव करते हुए एस्केलेटर पर आदमी भी ऊपर की तरफ अगर वॉक करे तो उस आदमी को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? इफ मैन वॉक्स अप ऑन moving escalator, how much time it will take? He will take to reach फर्स्ट फ्लोर। बेटा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? चलो बेटा करते हैं, पहले वाला केस देखते हैं। सिर्फ एस्केलेटर ऊपर जा रहे हैं और बेटा मान लो कि यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है बेटा वो L है। तो आप बोलोगे सर बालक तो चल नहीं रहा, बालक की स्पीड तो वही हो जाएगी जो एस्केलेटर की है, L डिस्टेंस जाना है, 10 सेकंड लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि L अपॉन U इज इक्वल्स टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अगली बार क्या हुआ कि बेटा आपका एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ बालक जा रहा ऊपर की तरफ, मान लीजिए बेटा v वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया ऊपर पहुंच गया। L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है v स्पीड से, बेटा कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड। फेयर इनफ। अब तीसरा केस, तीसरे केस में आपका एस्केलेटर मूव कर रहा है u वेलोसिटी से और बालक के पास तो बेटा चलने की क्षमता वही है जो पहले थी, मतलब पहले भी वो एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी जा रहा था, अब भी बेटा वो एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी जा रहा है, लेकिन उसकी नेट वेलोसिटी v नहीं है, उसकी नेट वेलोसिटी कुछ और आएगी। हम सोचते हैं, सुनना बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, बेटा देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। सही लिखा ना बेटा? मैं बस इसको इधर ले गया। वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर बेटा v है ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर है बेटा u ऐसे। आप जानते हो बेटा नेट वेलोसिटी आ गई है v प्लस यू, बेटा ऑफ कोर्स ऐसे। तो बालक की जो नेट वेलोसिटी है बेटा वो v नहीं है, बेटा वो v प्लस यू है। हालांकि आप मनी मन जानते हो इस बात को समझते हो आप लोग कि ये जो v प्लस यू आया है इसके अंदर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। U कंट्रीब्यूशन तो एस्केलेटर का है और V कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स बालक का है। तो वही L डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करनी है, लेकिन इस बार स्पीड बेटा आपकी V प्लस यू है। कितना टाइम लगेगा? आराम से कर लेंगे बेटा। L तो ठीक है, V कैसे लिखूं बेटा? V को बेटा मैं लिख सकता हूं L/15 प्लस बेटा U को क्या लिख सकता हूं? L/10 शुड बी इक्वल टू T। बेटा L कैंसिल आ गया, T की वैल्यू आ गई है 10 इंटू 15/25। बट आई थिंक 3/5। बड़ा कितना आ गया? 6। बट दैट कम्स आउट टू बी 6। बट इसका मतलब अगर वो भी दोनों मूव कर रहे हैं तो आपको जो टाइम लगेगा दैट विल बी 6 सेकेंड्स। बड़ा 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ऐसे बार बार इसके यूजेस आते रहेंगे।
ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये हमारे लिए काफ़ी बार यूज होगा भी। अब बेटा मैं एक बात और बोल दूँ, ऐसा ही सवाल मैं आपसे और पूछ लूँ, बेटा लिखा नहीं रहा, बोर हो जाऊँ बेटा लिखाते लगाते, कि एस्केलेटर जो है ना वो तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बालक जो है वो पूरे टाइम कोशिश कर रहा है नीचे आने की, तब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर उस केस के अंदर एस्केलेटर की वेलोसिटी होगी u ऊपर और बालक की वेलोसिटी होगी एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में v नीचे। तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी? नेट वेलोसिटी आएगी v ऊपर और u नीचे, थोड़ा नेट वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ u माइनस v। और उस केस में मुझसे कोई टाइम पूछ ले हम निकाल देंगे, दैट इज l अपॉन u माइनस v। वो भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा। तो आप जब भी सवाल पढ़े तो सवाल की लैंग्वेज ज़रूर ध्यान रखें कि कैसे लिखा हुआ है, कि बॉय जो है वो खुद बड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो स्टेप्स ऊपर रखा है, स्टेप्स नीचे रख रहा है। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन भी आप लगातार ध्यान रखें। अगर बड़ा हमसे कोई हल्की फुल्की गड़बड़ होगी ना बड़ा, फिर वो संभलेगी नहीं है ना, तो इसलिए वर्ड्स को थोड़ा सा आप ढंग से चूज भी करते रहें, है ना। अब मैं एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, सुनना बेटा। ऐसे बेटा एक हल्की सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये बेटा कोई कार्ट है, बस बेटा बिल्कुल आसान सी बात है। बेटा कोई कार्ट है और बेटा कोई बॉल है, इसके ऊपर कार्ट के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u और इस बॉल के पास कार्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है v। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट बेटा v है और ये एंगल है थीटा। मैं पहले बोल दूं बेटा कि बॉल के पास जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी क्या है, मतलब ये सेम सिचुएशन है, तो आप बोलोगे कि सर कार्ट के रेस्पेक्ट में बॉल के पास वेलोसिटी है इस तरफ तो v cos थीटा और कार्ट के रेस्पेक्ट में बॉल के पास इस तरफ वेलोसिटी है v sin थीटा। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। मतलब इस वेलोसिटी के अंदर कार्ट की वेलोसिटी को ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने कहा कार्ट की वेलोसिटी को ऐड कर दो तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है, v cos थीटा तो इस तरफ पहले से था, u और आ गया, इस तरफ बेटा वेलोसिटी आपके पास बेटा पहले से पता ही है बेटा v sin थीटा। तो अगर आप ग्राउंड से देखोगे, अगर ग्राउंड से देखोगे तो आपको बेटा बॉल की जो नेट वेलोसिटी है वो ऐसे नजर आएगी, दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल। आप चाहो तो बेटा वो नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल निकाल भी सकते हो बेटा, दैट नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज v sin थीटा का स्क्वायर प्लस v cos थीटा प्लस u का स्क्वायर। बट आपके पास कुल मिलाकर ये आएगा रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। बेटा मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, चलेगा ना, वो जो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर उसको v स्क्वायर लिखते हैं। यही नहीं, अगर आप ग्राउंड से देखोगे ना तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अलग से नजर आएगा। ग्राउंड से देखने पर बेटा ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एक तरीके से। और मैं आप क्या निकालना चाहो तो बेटा निकाल भी सकते हो कि tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है v sin थीटा और बेटा बेस है आपका u प्लस v का cos थीटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो कभी बेटा ऐसे कार्ट के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी रखी हो, कार्ट की वेलोसिटी रखी हो और फिर पूछने बताओ बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, आप बड़े आराम से इस तरह से बॉल की वेलोसिटी को और कार्ट की वेलोसिटी को ऐड करके लिख सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। बेटा आप रिलेटिव मोशन के भी सवाल करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जो शुरू वाले आसान सवाल हैं बेटा उनको जल्दी से आप निपटा देना।